हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस लाइफ। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का एमसीक्यूज प्रश्न का डिस्कशन करवाएंगे और इसमें हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करवाते हैं। तो आज हम हेल्थ प्रमोशन के तीसरे सेट का डिस्कशन करवाएंगे। इससे पहले मैं हेल्थ प्रमोशन का 2 क्लास ले चुकी हूँ और आज तीसरा क्लास होगा। अगर आप लोग वो 2 क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें या डिस्क्रिप्शन लिंक में भी जाकर देख सकते हैं। और आज हमारा तीसरा क्लास होगा हेल्थ प्रमोशन से। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम तीसरे क्लास का। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि यह बुक जो है यह साइंटिफिक पब्लिकेशन का है और यह हाल फिलहाल ही मार्केट में लॉन्च किया गया है। और यह एक प्रकार का गाइड है जो एएनएम प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस बुक का विशेष बात यह है कि इसमें सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज दिया गया है। पहले सब्जेक्ट्स का कुछ डिटेल्ड में बताया गया है, उसके बाद एक्सप्लेन करने के साथ उसके बाद उसका एमसीक्यूज दिया गया है। सारे सब्जेक्ट जितने भी एएनएम में हैं सबका सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। इसमें 5000 से अधिक एमसीक्यूज हैं जिसे मैं आपको एग्ज़ाम के पहले सारा कवर करवा दूंगी। इसलिए अगर आप लोग अभी तक परीक्षा की तैयारी में नहीं ज़ोर शोर से लगे हैं तो परीक्षा की तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाइए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। आप लोग को पता ही होगा कि परीक्षा अगले ही महीने 5 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी को होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम तीसरे क्लास का प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्रश्न है आज का हमारा, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? निम्न में से कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन। तो जैसे जैसे मैं आंसर आप लोग को बता रही हूँ, आप लोग भी कमेंट्स में अपना आंसर बता सकते हैं, ताकि आप लोग ये भी बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा। मैं जो भी एमसीक्यूज करवा रही हूँ इसमें आपको कितना स्कोर रहा। तो इसलिए हम जैसे जैसे बताएंगे आंसर, आप लोग भी कमेंट में आंसर करके बताइए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज सूक्ष्म मात्रिक है? निम्न में से कौन सा खनिज सूक्ष्म मात्रिक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। आयोडीन जो है यह सूक्ष्म मात्रिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अवशोषण के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम की अवशोषण के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन त्वचा में सूर्य के प्रकाश के कारण संश्लेषित होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी जो है यह त्वचा में सूर्य के प्रकाश के कारण संश्लेषित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य स्रोत क्या हैं? निम्न में से शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य स्रोत क्या हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट। अगला है, निम्न में से संतृप्त वसा के स्रोत कौन है? निम्न में से संतृप्त वसा के स्रोत कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका के जीव द्रव में सबसे अधिक होता है? कोशिका के जीव द्रव में सबसे अधिक क्या होगा? प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का श्यानता दाब। रक्त का श्यानता दाब ऑस्मेटिक प्रेशर बनाए रखने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन आवश्यक है। रक्त का श्यानता दाब ऑस्मेटिक प्रेशर बनाए रखने के लिए प्रोटीन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पॉलीसेकेराइड का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा पॉलीसेकेराइड का उदाहरण नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गैलेक्टोज जो है पॉलीसेकेराइड का उदाहरण नहीं है। आगे देखेंगे,
निम्न में से किस कार्बोहाइड्रेट का पाचन मानव शरीर में नहीं होता है? निम्न में से किस कार्बोहाइड्रेट का पाचन मानव शरीर में नहीं होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज। निम्न में से किस में नाइट्रोजन पाई जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन में नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किसमें पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है? निम्न में से किसमें पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है? तो प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्वों में से किसका बहुलीकरण नहीं होता है? तो इसका उत्तर है वसा का बहुलीकरण नहीं होता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्वों में से वसा का बहुलीकरण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों के दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो लैक्टोज है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से आहार नाल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण किस रूप में किया जाता है? निम्न में से आहार नाल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण किस रूप में किया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज के रूप में किया जाता है। निम्न में से डाइसैकेराइड नहीं है। डाइसैकेराइड क्या नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, गैलेक्टोज जो है यह डाइसैकेराइड नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे कार्बन में हाइड्रेट कहा जाता है? निम्न में से किसे कार्बन में हाइड्रेट कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च जो है कार्बन में हाइड्रेट कहा जाता है। स्टार्च को कार्बन में हाइड्रेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से आवश्यक नॉन एसेंशियल अमीनो अम्ल कौन सा है? नॉन एसेंशियल अमीनो अम्ल कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सीरीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, म्यूकोप्रोटीन उदाहरण है। म्यूकोप्रोटीन किसका उदाहरण है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संयुग्मित प्रोटीन का उदाहरण है। म्यूकोप्रोटीन जो है संयुग्मित प्रोटीन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, सामान्य मनुष्य को प्रति किलोग्राम के अनुसार कितनी प्रोटीन प्रतिदिन आवश्यक होती है? सामान्य मनुष्य को प्रति किलोग्राम के अनुसार कितनी प्रोटीन प्रतिदिन आवश्यक होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन आवश्यक होती है। निम्न में से कार्बनिक यौगिक नहीं है। निम्न में से कार्बनिक यौगिक कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन जो है कार्बनिक यौगिक नहीं है। अगला है, फलों के रस में पाई जाने वाली शर्करा है। फलों के रस में पाई जाने वाली शर्करा कौन सा होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रुक्टोज जो है यह फलों के रस में पाई जाने वाली शर्करा है। निम्न में से आंत में प्रोटीन का अवशोषण किस रूप में होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अमीनो अम्ल। आंत में प्रोटीन का अवशोषण जो होता है अमीनो अम्ल के रूप में होता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें सबसे ज़्यादा अधिक प्रोटीन पाया जाता है? निम्न में से किसमें सबसे ज़्यादा अधिक प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, शरीर में रक्त में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। एल्बुमिन और ग्लोब्यूमिन दोनों जो है शरीर में रक्त में पाई जाने वाली प्रोटीन है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस विटामिन की कमी से 3D रोग होते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, निकोटिनिक अम्ल की कमी से 3D रोग होते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली में मुख्यतः पाए जाने वाला लिपिड है। कोशिका झिल्ली में मुख्यतः पाए जाने वाला लिपिड कौन सा होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फॉस्फोलिपिड होगा। निम्न में से लिपिड का कार्य है। निम्न में से लिपिड का कार्य क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।
वसा के व्युत्पन्न से लिंग हार्मोन का निर्माण होता है। बच्चों में शीत नियंत्रण का कार्य करता है। मस्तिष्क में श्वेत द्रव्य निर्माण में सहायक है। तीनों लिपिड का कार्य है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आगे देखेंगे, निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी जो है यह वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। निम्न में से किस विटामिन की पूर्व अवस्था बीटा कैरोटीन है? निम्न में से किस विटामिन की पूर्व अवस्था बीटा कैरोटीन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी की पूर्व अवस्था बीटा कैरोटीन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विटामिन का घोल बच्चों को पिलाया जाता है जो वर्तमान राष्ट्रीय प्रतिरक्षा तंत्र में सम्मिलित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए जो है यह बच्चों को घोल पिलाया जाता है जो वर्तमान राष्ट्रीय प्रतिरक्षा तंत्र में सम्मिलित है। निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी जो है यह वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। बाकी ए, डी, ई और के जो है यह सब वसा में घुलनशील विटामिन है। इसे फिर से हम दोहराएंगे क्योंकि इसमें कुछ गलत हो गया था, इसलिए फिर से हम दोहरा रहे हैं। निम्न में से किस विटामिन की पूर्व अवस्था बीटा कैरोटीन है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की पूर्व अवस्था बीटा कैरोटीन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विटामिन का घोल बच्चों को पिलाया जाता है जो वर्तमान राष्ट्रीय प्रतिरक्षा तंत्र में सम्मिलित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। निम्न में से कौन सा विटामिन बंध्यता रोग कहलाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, टोकोफेरोल जो है यह विटामिन बंध्यता रोग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से चिलोसिस, कोनीय मुखपाक, स्क्रोटल डर्मेटाइटिस आदि रोग देखने को मिलते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रिबोफ्लेविन। रिबोफ्लेविन की कमी से चिलोसिस, कोनीय मुखपाक, स्क्रोटल डर्मेटाइटिस आदि रोग देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कैल्शियम होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस खनिज की कमी से दंत क्षय हो जाता है? निम्न में से किस खनिज की कमी से दंत क्षय हो जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन की कमी से। अगला है, एक जूल बराबर होता है, एक जूल कितना कैलोरी के बराबर होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.239 कैलोरी के बराबर होता है। 1 ग्राम वसा के पाचन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 9 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा के पाचन से 9 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, नवजात शिशु को प्रति किलोग्राम भार के अनुसार कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 से 120 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नवजात शिशु को प्रति किलोग्राम भार के अनुसार 100 से 120 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति को वजन के अनुसार जीवन की किस अवस्था में सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृद्धावस्था में। सामान्य व्यक्ति को वजन के अनुसार जीवन की वृद्धावस्था में सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति जिसका वजन 80 किलोग्राम है, उसको प्रतिदिन कितनी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 80 ग्राम प्रोटीन की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रति किलो वजन के अनुसार जीवन की किस अवस्था में शरीर को प्रतिदिन सर्वाधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शिशु अवस्था में। प्रति किलो वजन के अनुसार जीवन के शिशु अवस्था में शरीर को प्रतिदिन सर्वाधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में निर्माण संबंधी कार्य के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। शरीर में निर्माण संबंधी कार्य के लिए निम्न में से प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रोग में चांद के समान चेहरा दिखाई देता है? निम्न में से किस रोग में चांद के समान चेहरा दिखाई देता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, क्वासियोरकोर। क्वासियोरकोर जो है, इसमें मून लाइक फेस चेहरा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मरासमस जो है यह प्रोटीन की कमी से होता है। क्वासियोरकोर भी प्रोटीन की कमी से ही होगा। सूखा रोग भी तीनों प्रोटीन की कमी से होता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला है, निम्न में से कौन सा रोग वृहद पोषक तत्वों की कमी के कारण उत्पन्न नहीं होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रतौंधी जो है यह वृहद पोषक तत्वों की कमी के कारण उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों को पकाने से निम्न में से लाभ होता है? खाद्य पदार्थों को पकाने से निम्न में से लाभ होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। तो पहला है, जल्दी पाचन में सहायता होता है। खाद्य पदार्थों को पकाने से खाद्य पदार्थों का स्वादिष्ट होना सभी होगा, तो इसका ए और बी दोनों होगा। और तीसरा ऑप्शन भी होगा। तीसरा ऑप्शन है खाद्य पदार्थों में संपूर्णता, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से खाद्य पदार्थों को पकाने की कौन सी विधि नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भस्मीकरण जो है यह खाद्य पदार्थों को पकाने की विधि नहीं है। बाकी भूनना, खदकाना और तलना खाद्य पदार्थों को पकाने की विधि है। अगला है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब एवं एक उच्च तापमान होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से पकाने की किस विधि में सामान्यतया वसा तेल का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उबालने में वसा तेल का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला है, खाद्य पदार्थों को अधिक पकाने से होता है? खाद्य पदार्थों को अधिक पकाने से क्या होता है? उपयुक्त सभी इनकी पोषकता कम हो जाती है, इनमें स्थित प्रोटीन निष्क्रिय हो जाती है और इनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं। खाद्य पदार्थों को अधिक पकाने से यह सभी ऑप्शन इसका होगा, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पकाने की विधि का उपयोग व्यावसायिक स्तर पर अधिकता से किया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, गर्म वायु भट्टी। निम्न में से किस पकाने की विधि का उपयोग व्यावसायिक स्तर पर अधिकता से किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गर्म वायु भट्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से खाना पकाने के लिए किस साधन का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। स्टोव, चूल्हा, गैस तीनों साधन का उपयोग खाना पकाने में करते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला है, निम्न में से किस पोषक तत्व पर पकाने का प्रभाव सामान्यतः नहीं पड़ता है? निम्न में से किस पोषक तत्व पर पकाने का प्रभाव सामान्यतया नहीं पड़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खनिज। अगला है, निम्न में से पाश्चुरीकरण में तापमान कितना रखा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 72 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है।
उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी एएनएम छात्राओं के पास हमारा वीडियो पहुंच सके और वीडियो का लाभ उठा सके। और जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सके। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्न में से व्यावसायिक स्तर पर परीक्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है। निम्न में से व्यावसायिक स्तर पर परीक्षण के लिए उपयोग में क्या लाया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सभी रासायनिक पदार्थ, किरण, उच्च तापमान पर निर्जवानुकृत करना, तीनों इसका लाया जाता है उपयोग में, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से आहार रूपांतरण का उदाहरण है। निम्न में से आहार रूपांतरण का उदाहरण कौन सा होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। निम्नीय वशीय आहार, द्रवित आहार और अनुत्तेजक आहार, तीनों जो है आहार रूपांतरण का उदाहरण है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला है, उच्च प्रोटीन आहार दिया जा सकता है। उच्च प्रोटीन आहार दिया जा सकता है शल्य क्रिया पश्चात कम वजनी बालक और कुपोषित व्यक्ति में, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, उच्च कैल्शियम आहार नहीं दिया जाना चाहिए। उच्च कैल्शियम आहार नहीं दिया जाना चाहिए कब? तो पथरी में नहीं दिया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, उच्च शर्करा आहार निम्न में से किस रोग में नहीं दिया जाना चाहिए? उच्च शर्करा आहार जो है किस रोग में नहीं दिया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मधुमेह में नहीं देना चाहिए। निम्न में से किस अवस्था में निम्न वसीय आहार दिया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पक्षाघात, मोटापा और हृदयाघात, तीनों अवस्था में निम्न वसीय आहार दिया जाना चाहिए, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, पीलिया के रोगी को निम्न में से कौन सा पोषक तत्व कम दिया जाना चाहिए? पीलिया के रोगी को निम्न में से कौन सा पोषक तत्व कम दिया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वसा जो है पीलिया के रोगी को कम देना चाहिए। अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप वाले 60 किलोग्राम भार वाले रोगी को प्रतिदिन कितना प्रोटीन दिया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिदिन 60 ग्राम प्रोटीन दिया जाना चाहिए। अगला है, निम्न में से किस रोग के रोगी को भोजन में निम्न सोडियम आहार दिया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उच्च रक्तचाप, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, रोगी के आहार ग्रहण को निम्न में से कौन सा कारक प्रभावित करता है? रोगी के आहार ग्रहण को निम्न में से कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। पर्यावरणीय, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक तीनों कारण रोगी के आहार ग्रहण को प्रभावित करता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रोग में खनिज लवणों का उपयोग न्यून कर देना चाहिए? निम्न में से किस रोग में खनिज लवणों का उपयोग न्यून कर देना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। निम्न में से पोषणीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कारक है। निम्न में से पोषणीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होगा? तो खाद्यान्नों की उत्पादकता, शिक्षा, आर्थिक कारक, तीनों इसको प्रभावित करने वाला कारक है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला है, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम पोषक संबंधी नहीं है? निम्न में से कौन सा कार्यक्रम पोषक संबंधी नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, NACP। विशेष पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को न्यूनतम कितना पूरक आहार प्रदान किया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 500 किलो कैलोरी ऊर्जा एवं 25 ग्राम प्रोटीन। विशेष पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को न्यूनतम 500 किलो कैलोरी ऊर्जा और 25 ग्राम प्रोटीन आहार प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कार्य क्या है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कार्य क्या है?
तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पोषण, शिक्षा, टीकाकरण सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का कार्य है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से जीवन की किस अवस्था में विकास बहुत तेजी से होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए शैशव अवस्था में विकास बहुत तेजी से होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समेकित बाल विकास योजना के क्रियान्वयन में निम्न में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण है। समेकित बाल विकास योजना के क्रियान्वयन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा पोषाहार कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत कितने दिन का पूरक आहार सुनिश्चित किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 200 दिन का सुनिश्चित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी शिक्षा विधि सामान्यतः पोषण शिक्षा में उपयोग में नहीं लाई जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लेक्चर। अगला प्रश्न हो जाएगा वृद्धावस्था में मुख्यतः किन खनिज तत्वों की कमी हो जाती है? वृद्धावस्था में मुख्यतः किन खनिज तत्वों की कमी हो जाती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम एवं आयरन। अगला है पोषणीय स्थिति का निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी सभी जीव रसायन परीक्षण, सर्वे, जैविक सांख्यिकी तीनों प्रकार का निर्धारण किया जा सकता है पोषणीय स्थिति में, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला प्रश्न है न्यूट्रिशन को परिभाषित किया जाता है। न्यूट्रिशन को परिभाषित किया जाता है साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। न्यूट्रिशन को परिभाषित किया जाता है साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भोजन 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और सी कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है यह 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंडियन डाइट में टोटल कैलोरी की कितनी प्रतिशत मात्रा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 65 से 70% जो होता है कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है टोटल कैलोरी, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हो जाएगा न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स की नर्सिंग में क्या भूमिका है? न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स की नर्सिंग में क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पहला भूमिका है हेल्थ को प्रमोट करना व स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रदान करना। दूसरा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज की रोकथाम करना। तीसरा मरीजों के लिए थेराप्यूटिक डाइट तैयार करना। तीनों इसका होगा, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वृहत पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रेंट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वृहत पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रेंट्स नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन जो है यह सूक्ष्म पोषक तत्व है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है मनुष्य द्वारा ली जाने वाली संपूर्ण ऊर्जा का कितने प्रतिशत प्रोटीन दिया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 7 से 15% प्रोटीन दिया जाता है। मनुष्य द्वारा ली जाने वाली संपूर्ण ऊर्जा का 7 से 15% प्रोटीन द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 100 ग्राम गाय के दूध में निम्न में से सर्वाधिक मात्रा किस पोषक तत्व की होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैक्टोज की होती है। 100 ग्राम गाय के दूध में लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा पोषक तत्व की होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट क्या है?
प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी एमिनो एसिड है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। प्रोटीन जो है यह परासरण दाब को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा पोषक तत्व शरीर की वृद्धि एवं विकास तथा शरीर के ऊतकों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। प्रोटीन जो है शरीर की वृद्धि एवं विकास तथा शरीर के ऊतकों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व एंटीबॉडीज एंजाइम हार्मोन के संश्लेषण आदि के लिए आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। प्रोटीन जो है यह एंटीबॉडीज एंजाइम हार्मोन के संश्लेषण आदि के लिए आवश्यक है, इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रोटीन का स्रोत क्या है? निम्नलिखित में से प्रोटीन का स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। दूध, अंडा, मांस सभी प्रोटीन का स्रोत है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक भारतीय वयस्क के लिए लगभग कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है? एक भारतीय वयस्क के लिए लगभग कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का वजन प्रतिदिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, शरीर की अधिकांश वसा एडिपोज ऊतक में किस रूप में संग्रहित रहती है? तो इसका उत्तर है ट्राइग्लिसरीड में संग्रहित रहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य लिपिड है? निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य लिपिड है? तो ट्राइग्लिसराइड्स जो है यह एक सामान्य लिपिड है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लिपिड है, कंपाउंड लिपिड कौन सा है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी फॉस्फोलिपिड्स जो है यह एक कंपाउंड लिपिड है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिराइव्ड लिपिड है? निम्नलिखित में से कौन सा डिराइव्ड लिपिड है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलेस्ट्रॉल जो है यह डिराइव्ड लिपिड है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य अमीनो एसिड नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य अमीनो एसिड नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्जिनिन जो है यह अनिवार्य अमीनो एसिड नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ट्रिप्टोफैन। अगला है, इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं? तो इसका उत्तर है शरीर में पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित जो नहीं हो सकते हैं वह हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे। आज का हमारा यहीं तक वीडियो समाप्त हुआ। आज का हमारा अंतिम प्रश्न यहीं तक था। आगे का वीडियो हम लोग कल देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी एनएम छात्राओं के पास हमारा वीडियो पहुंच सके और हमारे वीडियो का लाभ उठा सके। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पर पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।